दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इसके बारे में गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ या धंसा हुआ हो, उभरा हुआ या धंसा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, जिसका परावर्तक, समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कैसा था? एकदम प्लेन था। एक तरफ पेंट कर दिए थे, कलई कर दिए थे, और दूसरे साइड से क्या होता था? प्रकाश किरणें आती थी, टकरा के चली जाती थी। तो यह समतल दर्पण था। अब क्या होगा अगर इसी को मोड़ दे थोड़ा सा, या तो इस तरह से मोड़ दे या तो इस तरह से मोड़ दे, जैसे भी मोड़ देंगे तो क्या होगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा, जिसका वो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? या तो उभरा हुआ होगा या तो धंसा हुआ होता है। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण बनता कैसे है? किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है, किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लो ये कांच का गोला है, कांच के गोले को काट दिए, यहाँ से काट के ये वाला हिस्सा अगर निकाल लेंगे तो ये इतना पार्ट निकल आया। अब चूंकि ये कांच का गोला है तो इसको हम इधर भी पेंट कर सकते हैं, और चाहे तो अंदर के साइड पेंट कर दें। अगर इस वाले को इस उल्टा थोड़ा बना लें, उल्टा बना के अंदर पेंट कर सकते हैं, और चाहे तो बाहर की ओर पेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पेंट कर दिए तो परावर्तक पृष्ठ कहाँ चला गया? अंदर। अब परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर है? ये परावर्तक है, परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर है? अंदर की ओर। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। और अगर परावर्तक पृष्ठ जो है वो उभरा हुआ हो, देखो अब प्रकाश किरण आएगी तो यहाँ से टकरा के जाएगी, क्योंकि इधर तो पेंट हो गया है, तो प्रकाश किरण पार नहीं हो सकती, तो टकरा के यहाँ से चली जाएगी। तो इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ। इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ। अगर जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। इस तरह से गोलीय दर्पण दो तरीके का होता है। गोलीय दर्पण कितने तरह का होता है? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। किसी कांच के गोले का अगर पार्ट काट के बाहर की ओर पेंट कर देंगे, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा तो अवतल दर्पण। अगर कोई कांच का गोला है उसको बाहर अंदर की ओर पेंट कर दें और बाहर परावर्तक पृष्ठ बना देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों दर्पणों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ पार्ट होते हैं, दर्पण के कुछ पार्ट होते हैं, उन पार्टों के बारे में हमको देखना है। तो इसको मिटा के देख लेते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाना है हमको। उत्तल दर्पण इधर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, चलो, तो उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, इसके अंदर पेंट कर देते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह होता है और अंदर पेंट कर देते हैं। ठीक है, बाहर की ओर पेंट कर देते हैं। अब इस दर्पण, मान लो ये दर्पण है, इसका नाम M1 M2 रख देते हैं। तो दर्पण कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा परावर्तक पृष्ठ है इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। इसमें दर्पण का द्वारक क्या है? M1 M2, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? पूरा दर्पण का द्वारक है। इसमें दर्पण का द्वारक कहाँ है? M1 M2, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा परावर्तक पृष्ठ है। यही प्रकाश किरण टकरा के लौट के जाएगी। तो ये दर्पण का क्या हो गया? द्वारक हो गया। तो ये हो गया दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अब इस दर्पण के बीचों बीच कोई पॉइंट होगा, इसमें भी दर्पण के बीचों बीच कोई पॉइंट होगा। तो इस बीचों बीच पॉइंट से जो रेखा, जो काल्पनिक रेखा यहाँ से जाएगी, जो काल्पनिक रेखा जाएगी, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष।
ये हो गई मुख्य अक्ष। और इसके बीचों बीच, दर्पण के बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा जाती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये है मुख्य अक्ष। ठीक, तो दर्पण का ये द्वारक है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये दर्पण कांच के गोले से काट के निकाले थे, बात सही है। कांच का गोला था ना, उसी को काट दिए थे ऐसे, तो उसको निकाल के पेंट किए, दो साइड पेंट किए, तो दो टाइप का दर्पण बन गया। अब देखो, अगर ये पूरा दर्पण होता तो कुछ इस तरह पूरा, अगर कांच का गोला होता तो ऐसे पूरा गोला होता, और अगर ये कांच का गोला होता तो ऐसे गोला होता पूरा। ठीक है, इसी को काट के निकाल के पेंट कर दिए हैं। तो अब बताओ, अगर ये गोला था तो इसका कुछ केंद्र रहा होगा, और ये भी जिस कांच के गोले से काट के निकाले हैं उसका कुछ केंद्र रहा होगा, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसको भी क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ठीक, तो दर्पण का जो ये दर्पण का पार्ट है, जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र। और ये जो दर्पण का बीचों बीच वाला पॉइंट है इसको ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो दर्पण के जो बीचों पॉइंट जहां से मुख्य अक्ष गुजरती है उसको ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पे दर्पण के जो बीचों बीच वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। इसको पी से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? पी से। मुख्य अक्ष हो गया, जो बीचों बीच वाला पॉइंट है ध्रुव हो गया, ये दर्पण का द्वारक हो गया, जिस गोले से काट के निकाले थे उसका केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से कहां तक की दूरी? ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, यहां से पूरी यहां तक की दूरी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई। वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों का बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा उसको फोकस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। फोकस या ये वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसका जो बीचों बीच पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? फोकस या। इसको फोकस या। ठीक है, तो क्या चीज देख लिया? मुख्य अक्ष पता चल गया, ध्रुव पता चल गया, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र पता चल गया, फोकस। अब फोकस से ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। अगर फोकस से ध्रुव तक नापेंगे तो फोकस दूरी, अगर वक्रता केंद्र से ध्रुव तक नापेंगे तो वक्रता त्रिज्या। ऐसा ही इसमें ये जो दूरी है इसको बोलेंगे फोकस दूरी। इसको क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, एक और चीज होता है फोकस तल। क्या होता है? फोकस तल। तो फोकस तल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इसको मिटा दें अगर हम लोग, ठीक है, इसी में देख लेते हैं फोकस तल क्या होता है। तो ये देखो, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता और इसका आधा क्या है? फोकस है। तो फोकस से होके जाने वाला एक समतल की कल्पना करो। मान लो कि एक प्लेन है, मान लो एक समतल सतह है, वो समतल सतह कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो इसको बोलेंगे फोकस तल। इसको क्या बोलेंगे? फोकस तल। ठीक है, ये है फोकस तल। फोकस से होके जाने वाला समतल फोकस तल कहलाता है। ये फोकस से अगर कोई यहाँ समतल मान ले कि ये समतल रेखा यहाँ से जाएगी, समतल पूरा समतल ऐसे प्लेन, तो उसको क्या बोलेंगे? फोकस तल। इतने सारे टर्म क्लियर हो गए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसकी सबकी परिभाषा कैसे देंगे। तो दर्पण के बीचों बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव से होकर जाने वाली, दर्पण के बीचों बीच ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र से आधी दूरी पर फोकस स्थित होता है, जिसको फोकस बोलते हैं। अब फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। फोकस से होके जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। दोनों में वही बात लागू होगी। ठीक है, और M1 M2 तो पूरा जो दर्पण का जहां तक प्रकाश आ सकता है दर्पण में, या M1 से लेके M2 के बीच में प्रकाश आ सकता है, तो यह दर्पण का द्वारक है। ये सारे टर्म क्लियर हो गए। तो अब आगे हम देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब बनाने के
प्रतिबिंब बनाने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। जो जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये दर्पण, दर्पण मान लो ये पेंट किया हुआ है पीछे साइड, और एक ये दर्पण, इसका अंदर पेंट किया, दोनों बना लेते हैं। इसका दोनों का मुख्य अक्ष है ये भी इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। मान लो यहाँ पे फोकस F है, यहाँ पे वक्रता केंद्र C है, यहाँ पे इसका फोकस F होगा, इसका वक्रता केंद्र C होगा, क्योंकि गोला इधर बनेगा। ठीक है, तो इसके समांतर जो प्रकाश किरण आएगी, किसके समांतर, मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, और इसमें मुख्य अक्ष ये है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये टकरा के तो इधर लौट जाएगी, लेकिन ये इधर की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएंगी। अब चूंकि ये तो पेंट है, प्रकाश किरण इधर आ नहीं पाएगी, लेकिन अगर यहाँ से कोई देखेगा तो उसको लगेगा प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो फोकस से इसमें जाती हुई प्रतीत होगी, और इसमें जब समांतर आएगी तो डायरेक्ट फोकस से चली जाएगी, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण टकरा के फोकस से जा सकती है। इसमें वास्तव में फोकस से जाएगी, इसमें आभास होगा हमको कि फोकस से जाएगी। ठीक है, तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है देख लेते हैं। दूसरा नियम, जो प्रकाश किरणें फोकस से जाती हैं, होकर जाती हैं अथवा जाती प्रतीत होती हैं, अथवा जाती प्रतीत होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर। चलो दर्पण बना लेते, मान लो ये एक दर्पण हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, और ये एक दर्पण हो गया और इसका मुख्य अक्ष हो गया ये। ठीक है, और ये ध्रुव P है ही, ये ध्रुव P है ही। अब इसमें क्या बोला है, मान लो यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो, यहाँ पे फोकस F हो, यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो, फोकस F हो। ठीक है, तो जो प्रकाश किरण फोकस से होके जाएगी अथवा जाती प्रतीत होगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जो प्रकाश किरण फोकस से जाएगी वो टकराएगी तो समांतर हो जाएगी। अभी हमने क्या पढ़ा था, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी। ऐसे ही जो फोकस की ओर जाएगी, देखो इसमें फोकस की ओर जाती प्रतीत हो रही है, तो ये टकराएगी, टकरा के कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। बात समझे, तो फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद समांतर हो जाती है। फोकस से होकर जाती प्रतीत होने वाली और इधर फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी अथवा जाती प्रतीत होगी, और फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बात समझे, यह दूसरा नियम। तीसरा नियम देख लेते हैं क्या है। तो तीसरा नियम है, तीसरा नियम है जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती हैं अथवा जाती प्रतीत होती हैं,
परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये है दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया हमारे पास दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, ये मान लो C है और ये मान लो फोकस F है, इसमें फोकस F अंदर और C यहाँ पे। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, जो प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से, ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आई, ठीक है, ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आई तो कहाँ, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाएगी, आएगी इधर से ही, और जब टकराएगी तो वापस इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, जिधर से आई रहेगी उधर से वापस लौट जाएगी, कहीं इधर उधर मुड़ेगी नहीं। ठीक इसी तरीके से जो प्रकाश किरण C से आएगी, देखो C की ओर जाती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण पार नहीं कर सकती। तो दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखने पर क्या लगता है, प्रतीत होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतीत होता है, और इसमें वास्तव में आ जाती हैं प्रकाश किरणें। तो देखो ये आएगी डॉट डॉट, तो ये इधर से आई और टकरा के दर्पण से उधर वापस लौट जाएगी, जो C की ओर आती हुई प्रतीत होगी वो टकरा के वापस लौट जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं इधर उधर। 3 नियम है, ये तीनों नियम काम में आएंगे प्रतिबिंब बनाने के। प्रतिबिंब जब बनाना होगा हमको एक एक जगह पे वस्तु रखेंगे और देखेंगे किसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो समांतर अगर प्रकाश किरण लाएंगे तो फोकस से ले जाएंगे, फोकस से लाएंगे तो समांतर ले जाएंगे, C से लाएंगे तो ऐसे वापस लौटा ले जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों नियम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब बनाना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे, उसी को देखा जाएगा।